प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं। आप सबने अलंकार का नाम सुना होगा। आज अपने इस मीटिंग में हम आपको आज अलंकार पढ़ाएंगे, है ना। और अलंकार, देखिए, मैं आपको कोई पढ़ाने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कि हिंदी साहित्य में, व्याकरण में, हर शब्द के अर्थ में ही उसकी परिभाषा छुपी होती है। मेरे कहने का आशय ये है कि यदि हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी, हमारे छात्र छात्राएं यदि उस शब्द के अर्थ को समझ लें, जान लें, तो वो परिभाषा अपने आप भी परिभाषा लिख सकते हैं। उनको अलग से परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अब सीधे हम आपको ले चलते हैं अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। साधारण अर्थ हम आपको बता रहे हैं, कोई कठिन अर्थ नहीं बता रहा हूं। और आप सब ये जानते हैं कि कोई भी नायक हो या नायिका हो, समझ में आ रहा आपको, या नर हो या नारी हो, आभूषण धारण क्यों करता है, गहना क्यों पहनता है? इसका सीधा सा उत्तर है कि अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? गहना पहनता है या आभूषण धारण करता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं काव्य में। अब काव्य में आप बोलोगे कि सर काव्य को कैसे हम गहना पहना दें? ठीक है, तो काव्य को गहना कौन पहनाता है? कवि पहनाता है। और कवि किसका गहना पहनाता है? सुंदर शब्द रूपी गहना पहनाता है। कौन? कवि। किसको? अपनी कविता को। ठीक। अब देखिए, मैंने इसमें बड़ी सुंदर सी परिभाषा लिखी है, वही परिभाषा लिखी जो मैं आपको बताया हूं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। हमने जो अलंकार का अर्थ बताया वही मैंने सीधी परिभाषा आपके इसमें लिख दिया। ठीक। उदाहरण आप देख लीजिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। ठीक है। एक उदाहरण मैं और आपको बता रहा हूं, इसलिए कि इसमें ज़्यादा लिखना के संभव नहीं रहता या समय लगता है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा उदाहरण भी आप देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबर तल में। माखनलाल चतुर्वेदी का पंचवटी वर्णन है ये। ठीक है। इसमें चावर्ण की आवृत्ति बार बार कवि ने किया। ठीक। इससे इस कविता की सुंदरता बढ़ गई। तो इस तरीके से अलंकार है। एक बात मैं अलंकार की परिभाषा और आपको बताता हूं, जो हिंदी साहित्य में अलंकार की परिभाषा है और साहित्यिक शब्दों में लिखी है, उसको भी आप सुन लीजिए, जान लीजिए। कविता कामिनी के कलेवर को कमनीय बनाने वाले सुंदर उपादानों को अलंकार कहते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं, ये एक अलंकारिक परिभाषा है अलंकार की, मैंने आपको बताया। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के हम कक्षा 9वीं में जो अलंकार के भेद आपके पाठ्यक्रम में हैं, केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अलंकार के 3 भेद हैं। ठीक। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब आप बोलोगे सर उभया बोल रहे आपने लिखा नहीं। मैंने उभया इसलिए नहीं लिखा कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ठीक। अब आते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के भेद जानने के पहले अपन शब्दालंकार की परिभाषा समझ लें। ठीक। तो अब शब्दालंकार के देखो, शब्द के अंदर ही परिभाषा है। ठीक। तो जहां देखो, इसमें मैंने क्या लिखा कि जहां काव्य की सुंदरता शब्दों के द्वारा बढ़ती है वहां शब्दालंकार होता है। इसका आशय क्या हुआ कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है वहां शब्दालंकार होगा। सीधा सीधा ये शब्द का अर्थ भी है, ये शब्द की परिभाषा भी है। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
रघुपति राघव राजा राम। देखते जाइए, ऊपर वाले में क्या था, तावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। फिर नीचे वाले में रघुपति राघव राजा राम, रावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। फिर कारी कूर कोकिल कहाँ के बैर काढ़त री, कौन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कावर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। अभी हम आपको बोल दें, बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, बावर्ण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, सॉरी मैं शब्दालंकार आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ेगी, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, शब्दालंकार होगा। ठीक, अब हम आते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 3 भेद हैं जो आपको पढ़ना है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं जो आपको पढ़ना है। पहला इसमें है अनुप्रास, दूसरा इसमें है अमक, और तीसरा अलंकार है श्लेष। ठीक है, ध्यान से इसके बात को समझ लीजिए। देखिए, अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है। अनु माने होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है रखना। तो जहाँ काव्य में एक ही शब्द बार बार रखा जाता है, अर्थात जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, अधिक से 2 या 2 से अधिक बार होती है या बार बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। मैं वर्ण बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखो, मैंने शब्द नहीं बोला, मैंने वर्ण बोला ना। इसलिए आपको वर्ण और शब्द में अंतर समझ में आ रहा ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, इसको वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे इसमें देखो लिखा ता रा नी, देख लिए, तो ता रा और नी ये 3 अलग अलग वर्ण हुए। और जब तरन बोलेंगे तो एक ये तरन क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण और शब्द में ये थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए। तो जहां वर्ण की आवृत्ति होती है, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो रहा, तरन तरन तट तमाल तरुवर बहु छाए, ता वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। ठीक है, हमने आपको शब्दालंकार में एक उदाहरण बताया था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, चावर्ण की आवृत्ति हो रही थी। ठीक है, तो जो शब्दालंकार का उदाहरण है वही अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का ही भेद है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं। इसका अगला अलंकार जो है, दूसरा शब्दालंकार का भेद है यमक। ठीक, इसको जरा ध्यान से समझना है। अब आपको सब वर्ण को हटा करके शब्द में ध्यान देना है। ठीक है, यमक अलंकार में जहां काव्य में, ठीक है, ये एक शब्द बार बार आता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, वहां अलंकार होता है। साधारण अर्थ में आप समझ लीजिए कि जहां कविता में एक ही शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, जितने बार शब्द आएगा उतने बार अर्थ उसका बदल जाएगा, वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादका अधिकाय, यही खाए बौरात मन यही पाए बौरा। अब ये कनक कनक 2 शब्द है। ठीक, तो खाए के साथ कनक का अर्थ क्या होगा, धतूरा। धतूरा एक पौधा होता है जिसका फल जहरीला होता है। ठीक, यही खाए बौरात मन यही पाए, पाए के साथ कनक का क्या अर्थ होगा, सोना। कोई गरीब आदमी बहुत सारा सोना बोला, जिसको बहुत गरीब है और इतना इफरात सोना यानी धन मिल जाए तो वो खुशी में पागल हो जाता है। एक ही शब्द के अलग अलग ये अर्थ। दूसरा उदाहरण देखिए, इस कविता के अर्थ को भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा देखिए, 3 बेर खाती व 3 बेर खाती है। ठीक है, बेर और बेर ये 2 शब्द हैं। हमने आपको बोला था, ध्यान रखिए, जितने बार शब्द आएगा उतने बार अर्थ अलग होगा। तो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। बेर माने समय, पहला जो बेर है उसका अर्थ होता है समय। ये बुंदेलखंड में बोले जाने वाला शब्द है। बेर माने समय, मतलब 3 बार खाती है।
दूसरा जो है 3 बेर खाती है। बेर का एक फल होता है, छोटा छोटा फल होता है, जो सामान्यतः सब आप सब लोग जानते हैं, वो बेर के फल का नाम है। तो शब्द एक ही है, दूसरे का अर्थ अलग अलग हुआ। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ, जरा आप देख लीजिए, अच्छा उदाहरण लगेगा, आपको समझने में आएगा। देखिए, हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास। ये लिखा नहीं है, पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, और हरि कूदे हरि में पड़े, हरि रह गए उदास। यहाँ देखो, हरि शब्द कितने बार आया? कई बार आया। प्रत्येक बार अर्थ हरि का अलग है। हरि बोले हरि ही सुने, यहाँ पर मेढक बोलता है सर्प, हरि बोले हरि ही सुने, मेढक बोलता है सर्प सुनता है, क्योंकि सर्प मेढक का शिकार करता है। हरि गए हरि के पास, सर्प जो है मेढक के पास जाता है। हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में पड़े, मेढक कूदा पानी में चला गया। एक हरि का मेढक, दूसरे हरि का अर्थ पानी। हरि रह गए उदास, शिकार करने जाने वाला सर्प उदास होकर के वापस चला आया। एक ही शब्द के, एक ही शब्द, हरि एक ही शब्द था, कितने अर्थ हुए? कम से कम 5 अर्थ हुए। तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। अब शब्दालंकार का आपके पाठ्यक्रम का जो अंतिम भेद है, जिसको कहते हैं श्लेष अलंकार, और भी मैंने आपको उदाहरण इसमें यमक अलंकार का दिया है, उसको आप इसके माध्यम से आप देखते हैं। अब मैं आता हूं आपके में से श्लेष अलंकार। ठीक, देखिए, श्लेष का सामान्य अर्थ होता है चिपका हुआ, लगा हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जहां एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है, अर्थात जब काव्य में एक शब्द केवल एक बार आए और उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। ये तो मैंने वो कविता आपको परिभाषा बताया जो मैंने इसमें लिखा था। अब आप सुनिए, इसका अच्छे से समझ लीजिए। जहां काव्य में शब्द का प्रयोग एक बार होता है, परंतु एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अब देखो, इसी के साथ में एक बात और आपको जोड़ रहा हूं, यमक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में दोनों का अंतर पूछा जाता है बेटा, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आएगा, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार होगा और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ये दोनों में केवल अंतर है। ठीक, अब उदाहरण देखिए। सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कवि कामी चोर। सुवर्ण एक ही शब्द है। अब देखिए, इसमें 3 शब्द हैं, कवि, कामी और चोर। कवि के साथ सुवर्ण का क्या अर्थ होगा? सुंदर शब्द। कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए सुंदर शब्दों को ढूंढता है, प्रयास करता है, ढूंढ के लाता है। कामी के साथ कवि, इसका सुवर्ण का अर्थ क्या होगा? सुंदर शरीर, सुंदर काया। और चोर के साथ सुवर्ण का क्या अर्थ होगा? सोना। चोर किसको ढूंढता है? सोने को ढूंढता। ठीक, तो सुमिरन शब्द एक ही था, अर्थ कितने हुए इसके? 3 अर्थ हुए। तो बात स्पष्ट हो गई ना, कि जहां कविता में शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हों, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। दूसरा एक उदाहरण और दिया, ध्यान से सुन लीजिए, उसको भी आपको समझ लीजिए। हरि से बच बच कर चलें, घन मृग तारक मेघ। ठीक, हरि शब्द एक है। अब देखिए, घन के साथ, मृग के साथ और तारक के साथ हरि के कितने अर्थ होंगे? 4। और हरि क्या है? शब्द एक है। घन के साथ हरि का क्या अर्थ होगा? हवा। घन माने बादल। बादल हवा से बच के चलता है, क्यों? कि तेज हवाएं बादल को उड़ा देती हैं। दूसरे आइए, मृग। मृग माने आप जानते हो हिरण, और मृग के साथ हरि का अर्थ है शेर, टाइगर। तो हमेशा मृग जो है शेर से बच के चलेगा, क्योंकि उसका शिकार करता है। तारक, तारक माने तारागण।
सब समझते हैं? तारागण, तारक यानी तारागण के साथ हरि का अर्थ होगा सूर्य। तारे सूर्य से बच के चलते हैं, क्यों? कि सूर्य के उदय होने के साथ ही तारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अंतिम शब्द है आपका मेघ। ठीक, मेघ माने यहां पे होगा मेढक, और इस मेघ के साथ हरि का अर्थ होगा सर्प। ठीक, तो मेढक हमेशा सर्प से बच के चलता है, दूर रह के चलता है, क्योंकि वो उसका शिकार करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, श्लेष अलंकार अच्छे से देखो, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसके अर्थ को समझना है कि जहाँ कविता में एक ही शब्द का प्रयोग एक बार होगा, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होंगे, श्लेष अलंकार। और जहाँ कविता में एक ही शब्द बार बार आएगा और प्रत्येक बार अर्थ बदल जाएगा, वहाँ पर कौन सा होगा? यमक अलंकार। मैं प्यारे बच्चों इसलिए भी आपसे बात कह रहा हूँ कि सामान्यतः परीक्षा में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अंतर पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इतना हाईलाइट किया अपने वक्तव्य में, क्योंकि बच्चे हमारे इस बात को समझ जाए। इस तरीके से आज शब्दालंकार का आपके 9th क्लास में जो कोर्स था शब्दालंकार का, वो यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे बहुत सारी और अलंकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए हम उसकी अब चर्चा नहीं करेंगे। और अब ये आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, तो मुझे थोड़ा सा जानकारी भी ये चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे हमारे क्या पढ़े, क्या समझे। इसको जानकारी लेने के लिए कि हमारी मेहनत कितनी सार्थक हुई, बच्चे हमारे कितने ध्यान से लगन से उस बात को सुने, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए 2-3 छोटे छोटे गृह कार्य के प्रश्न दे रहा हूँ, जिससे मैं ये समझ सकूं कि आपने कितना समझा है। इसमें पहला प्रश्न है कि अलंकार के भेद बताइए। दूसरा प्रश्न है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। और तीसरा प्रश्न है यमक और श्लेष अलंकार में अंतर बताइए, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था वो जो मैंने आपको प्रश्न भी दिया। इस तरीके से आज हमारा ये अलंकार का आपके पाठ्यक्रम का भाग पूरा हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा और आपको बात समझ में आई होगी। जय हिंद बच्चों।